नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। मेरा टॉपिक है पॉलीमर्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज पॉलीमर्स से, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूँगा पॉलीमर केमिस्ट्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स, व्हाट आर पॉलीमर्स? इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मीन्स होता है मैनी और मर का मतलब होता है मोनोमर यूनिट, दैट इज़ पार्ट। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं और जब वो जुड़ जाते हैं तो एक जाइंट स्ट्रक्चर या एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। आजकल बहुत वाइडली यूज़ कर रहे हैं, चूँकि इंजीनियरिंग का ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा मटेरियल है। आज हम हर जगह पे पॉलीमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है या ऐसा कोई अप्लायंस नहीं है जिसमें पॉलीमर का इस्तेमाल ना हो रहा हो। इवन जो हमने पहन रखे कपड़े, इनमें भी पॉलीमर का इस्तेमाल हुआ है। और जो हम इवन खाते भी हैं भोजन, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे भी पॉलीमर ही हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलके बने हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है पॉलीमर और कैसे बनता है पॉलीमर। पॉलीमर बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ, दैट इज़ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, these are called monomers and this is called polymer, made by the linking together of large number of small molecules, that is repeating units called monomers, held together by covalent bond, that is called polymers. Small number of monomeric units are joined together. Small number of monomeric units are joined together called polymers, and repeating unit of monomer in this polymer chain is called monomer, that is held together by covalent bond. Covalent bond basically बनते कैसे हैं, पॉलीमर बनाते कैसे हैं? ये बेसिकली पॉलीमर मॉलिक्यूल वो बना सकते हैं जिनके पास फंक्शनलिटी हो और बाई फंक्शनलिटी हो। ठीक है, जिनके पास रिएक्टिंग साइट हो, वो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं बना सकते जिनके पास रिएक्टिंग साइट ना हो। तो 2 और मोर बाइंडिंग साइट्स जिनके पास अवेलेबल हैं वही पॉलीमर बना सकते हैं। तो पॉलीमर है क्या? स्मॉल यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म ह्यूज और जाइंट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। या ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉलीमर मेड बाय द लिंकिंग टुगेदर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स held together by covalent bond are called polymers. चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं पॉलीमर क्या था। मैंने बताया छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के हमने पॉलीमर बना लिया। अब हम बात करेंगे वो जो छोटी स्मॉल यूनिट्स थी जो कि पॉलीमर चेन में रिपीट कर रही थी, उन्हें हम मोनोमर कहते हैं। दैट इज रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमरिक चेन इज कॉल्ड मोनोमर। अब वाटर मोनोमर्स की बात करते हैं। तो वाटर मोनोमर्स, मैंने कुछ मोनोमर्स लिए हुए हैं, स्क्रीन पे अपीयर है आपके स्लाइड में। इथिलीन, प्रोपिलीन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथिलीन देखेंगे, ये हमारे मोनोमर्स हैं। अगर हम बात करें इसी में आगे पॉली लगा देंगे तो पॉलीथिलीन, ये हमारा पॉलीमर बन जाएगा। इसके बहुत सारे यूनिट्स, n नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम जोड़ देते हैं, n नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पॉलीइथिलीन बन जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे भी अगर n नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जोड़ दिया तो ये पॉलीप्रोपिलीन बन जाएगा। तो पॉली मीन्स मैनी, अभी मैंने बताया था पॉली मीन्स मैनी, और मर मतलब जो मोनोमरिक पार्ट है आपका। तो ये जो पार्ट जुड़ा दैट इज कॉल्ड मोनोमर। तो इसी के रिपीटिशन से, इसी के लगातार रिपीट होने से हम पॉलीमर की चेन को बनाते हैं। विनाइल क्लोराइड, पीवीसी आपने सुना होगा, ये पीवीसी का मोनोमर है। ऐसे ही टेफ्लॉन सुना होगा आपने, तो ये टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। देखिएगा
इथिलीन और टेट्राफ्लोरोइथिलीन में सिमिलरिटी स्ट्रक्चर में लगभग एक जैसा है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे इथिलीन में, तो इन 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 4 फ्लोरीन एटम लगा देंगे तो आपका जो मॉलिक्यूल हो जाएगा दैट इज कॉल्ड टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और ये किसका मोनोमर है? ये टेफ्लॉन। यानी हम अगर यहीं पे पॉली जोड़ दें तो ये हो गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये टेफ्लॉन आजकल नॉन स्टिक बर्तन खूब यूज होते हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसकी एप्लीकेशन। कुछ और मोनोमर्स मैंने ये लिखे हुए हैं इसमें, जैसे एडिपिक एसिड, थैलिक एसिड, हेक्सा 1,6 डायमीन, इसके अलावा ये इथेन 1,2 डाइऑल, ग्लाइकॉल भी बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारे कुछ मोनोमर्स हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शनिंग साइट देख लीजिएगा, जहाँ से हमारा अगला नेक्स्ट जो होगा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहीं से हमारा जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लगाए हैं वो ज्वाइन करते चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2 ग्रुप्स अलग अलग हैं, यहाँ जैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब ये ग्रुप्स में यहाँ से जुड़ेंगे, तो अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसको। इसके अलावा कुछ हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जो नेचर हमको देता है। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या हैं? जैसे कि अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के मिलने से हम बनाएंगे प्रोटीन। हमारी बॉडी को बहुत इसेंशियल है प्रोटीन, हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड एलिमेंट है। सारे ऑर्गन्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर है हमारा, ये बेसिकली उसकी मोनोमरिक यूनिट है। अगर हम बात करें रबर की, तो रबर भी हमारा पॉलीमर है, उसकी जो मोनोमर यूनिट है वो होती है आइसोपेरीन। स्ट्रक्चर ये बना हुआ आइसोपेरीन का, एक बार देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रिपीट होने से हम नेचुरल रबर बनाएंगे। और रबर आप जानते हैं, रबर का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में तो खासकर टायर्स आपके रबर के बने होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। मोनोमर हमने बता दिया, उससे पहले पॉलीमर हमने बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर के बनने की प्रक्रिया, पॉलीमर हम बनाते कैसे हैं और कितने टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पॉलीमर क्या है? मैंने बताया स्मॉल नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर फॉर्म ह्यूज और जाइंट मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज पॉलीमर। मोनोमर क्या है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर, अगर हम बात करें चेन में, तो जो रिपीट कर रहा है मॉलिक्यूल बार बार, वो हमारा मोनोमर होगा। रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ मोनोमर या पार्ट इज कॉल्ड मोनोमर। तो पॉलीमराइजेशन की अगर जिक्र करें तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? हमने मोनोमर ले लिया, हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिए मोनोमर, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं इथिलीन के। अब हम इसको पॉलीमराइज कराएंगे। कंडीशन है हाई प्रेशर, कैटलिस्ट और ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट अदर पॉलीमर में चेंज होते चले जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जो इन का डबल बॉन्ड ये है, ब्रेक होगा इन्हीं दोनों साइड्स पे। फर्दर जो n हमारे मॉलिक्यूल्स थे ये जुड़ते चले जाएंगे और क्या बनाएंगे? पॉलीइथिलीन बनाएंगे, ठीक। अभी आप देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है MW28 और ये लिखा है MW 28,000 लिखा है मैंने, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ये 28,000 लिखा हुआ है, ठीक है, 28,000। तो ये हमारा जो सिंगल यूनिट का, सिंगल मोनोमर का हमारा मॉलिक्यूलर वेट था 28 है। और अगर हम बात करें इस पूरे जो हमको डिजायर्ड था, जो हमको चाहिए था कि हमको 28,000 मॉलिक्यूलर वेट का क्या चाहिए, हमको पॉलीमरिक चेन चाहिए थी, तो ये हमारा डिजायर्ड लेंथ की या डिजायर्ड मॉलिक्यूलर वेट की पॉलीमर की चेन है। तो ये 28,000 मॉलिक्यूलर वेट का है। तो ये हमारा अब जुड़ गया। देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था यहाँ से ब्रेक हुआ और n एटम्स यहीं से जुड़ने शुरू हो गए, बोथ साइड, आगे पीछे दोनों तरफ जुड़ने शुरू हो गए। देखिए यही दिखाया मैंने, ये जो जुड़ रहे हैं ये n नंबर ऑफ हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो जुड़ते चले गए। ये हमारा हुआ पॉलीमराइजेशन। अगर हम बात करें, ये तो हमारा हुआ इथीन से मैंने पॉलीइथिलीन बना लिया, ठीक। अगर हम डिस्कस करें फर्दर
कि ब्यूटाडाइन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन है, ठीक है, ब्यूट, और डाई मतलब दो इन लगे हुए हैं तो डाई इन, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर हम नंबर चाहे लिखना तो 1,3 ब्यूटाडाइन भी हम लिख सकते हैं इसको। इसका मॉलिक्यूलर वेट 54 है, ठीक। अगर हमने इसके n मॉलिक्यूल्स को ले लिया, n मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज कराया इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, या जिगलर-नाटा जो कैटलिस्ट यहाँ यूज करते हैं, पॉलीमराइज किया, तो यहाँ देखिएगा ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए, ठीक, और फर्दर आपका n यूनिट्स जुड़ना, जो n यूनिट्स हैं ये हमारी जुड़नी शुरू हो गई, ठीक है, बोथ साइड हमारी यूनिट्स जुड़ गई, और ये हमारा क्या बन गया, पॉलीब्यूटाडाइईन बन गया। क्या बन गया, पॉलीब्यूटाडाइईन बन गया। किससे बनाया, बेसिकली ये हमारा मोनोमर है ब्यूटाडाइन। अगर हम बात करें पॉलीब्यूटाडाइन की, तो ये पॉलीब्यूटाडाइन का जो मोनोमर होगा वो होगा ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन के रिपीट करने से मॉलिक्यूल के अंदर दैट इज कॉल्ड पॉलीमर, तो ये बन जाएगा पॉलीब्यूटाडाइन बन जाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको लिखा हुआ है ये, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि भाई स्मॉल यूनिट्स लगातार रिपीट करेंगी किसी भी पॉलीमरिक चेन में। जैसे हम बात करें हमारे घर की, घर में क्या है, जब हमारा घर बनता है तो एक सिंपल ब्रिक से बनता है, उस ब्रिक को लगातार हम उसमें जोड़ते चले जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी वॉल है जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ है तो उसको देखिए, तो वो बेसिकली आपको एक पॉलीमर जैसी दिखेगी। आप समझिए ब्रिक की बिल्कुल लाइनिंग जा रही है, सेकेंड लाइन जा रही है, थर्ड लाइन जा रही है, तो आप उसको इमेजिन कीजिए कि जो ब्रिक लगी हुई है वो एक सिंगल ब्रिक जो है दैट इज कॉल्ड मोनोमर, और वो लगातार रिपीट हो रही है, तो उसने क्या बना लिया, एक ह्यूज मॉलिक्यूल बना लिया दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। ये हुआ पॉलीमराइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमरिक चेन, जो लगातार रिपीट हो रही है किसी भी पॉलीमरिक चेन में जो रिपीटिंग यूनिट है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। जैसे ये पॉलीथिलीन का लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसमें n डिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को। फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू n m नॉट। m जो है बेसिकली मॉलिकुलर वेट है पॉलीथिलीन का, ठीक है। अगर हम बात करें m नॉट, तो ये मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर है, ये पूरे पॉलीमर का है m, कैपिटल M ये जो है, और m नॉट जो लिखा हुआ है ये सिंगल यूनिट का या सिंगल मोनोमर का हमारा है, ठीक। अगर हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को तेज करना है या स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो सीधी बात है हमको नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा देना है, नंबर ऑफ मोनोमर्स को बढ़ा देना है। कैसे हम बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉलीमर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स डीपी। डीपी दैट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर हाई डीपी की बात करें तो ये हार्ड, अगर हाई डीपी है, ज़्यादा हमने रखे हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स ज़्यादा रखे हैं, तो ये क्या बनेगा, हार्ड एंड हीट रेजिस्टेंट होगा। और अगर लो डीपी की बात करें तो ये सॉफ्ट और ग्लूमी होगा, ठीक। एक देख लीजिएगा डेटा ये हमारे पास है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन का भी मैंने आपको जस्ट बताया था पहली स्लाइड में कि कितना है, 28,000 है हमारे पास, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट जो हमारा मोनोमर था उसका 28 है। तो हम डीपी कैसे निकालेंगे, डीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू, n क्या था, डीपी था हमारा, n इक्वल्स टू m अपॉन m नॉट। तो ये 28,000 बटे 28, ठीक है, 28,000 अपॉन 28, ये कैसा निकला 1,000। इसका मतलब इस डेटा के हिसाब से इस पॉलीमरिक चेन का जो डीपी है वो कितनी हो गई, 1000 यूनिट हो गई, ठीक है। n कितना निकला, 1000 निकला। ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हुआ। एक बार देख लेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डेटा है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासीफाई हम कर सकते हैं, कई बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बेसिस है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, कहाँ से वो मिल रहा है हमको, जहाँ से हमको मिलता है उसको हम ओरिजिन, जहाँ से वो मिल रहा है हमको, जिस स्रोत से मिल रहा है पॉलीमर, तो यहाँ पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। फिर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर पॉलीमर, स्ट्रक्चर कैसा है उस पॉलीमर का, लीनियर है तो लीनियर पॉलीमर। अगर वहीं पे ब्रांच आ गई है
तो ब्रांच्ड पॉलीमर, और अगर क्रॉस लिंक्ड है तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर फोर्सेस, तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के होते हैं कि मॉलिकुलर फोर्स कैसे हैं, हल्के हैं, बहुत रिजिड हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल हैं, तो उसके बेसिस पे इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर एक वर्ड आ रहा है, इलास्टोमर, तो ये वर्ड कहीं से आ रहा है, इलास्टिक आपने सुना होगा, तो ऐसा मोनोमर जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, फोर्स करें तो खिंच जाए और जब वापस उस फोर्स को छोड़ें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाए, इलास्टोमर। अभी बताऊंगा, मर आप जानती हो, दैट इज पार्ट या मोनोमरिक यूनिट। फाइबर, आप सबको पता है फाइबर, हमने जो पहन रखा है, जो कपड़े पहनते हैं, जो धागे हैं, वो सब फाइबर है। इनमें भी अलग टाइप का एक फोर्स होता है, ठीक। इसके बाद थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक वर्ड बता रहा है, थर्मोप्लास्टिक, हीट के पड़ते ही वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक, और हीट के बढ़ते वो सेट हो जाएगा, थर्मोसेटिंग। वर्ड साफ बता रहा है, थर्मोप्लास्टिक, हीट के पड़ते ही वो सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हम मोल्ड कर पाएंगे, दोबारा रीशेप किसी और इस्तेमाल ले सकते हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग के साथ ऐसा नहीं है, एक बार हमने इसको हीट किया तो ये एक बार या हमने मोल्ड कर लिया जिस भी शेप में, उसको दोबारा हम मोल्ड नहीं कर पाएंगे। ये आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अगला है बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे 2 हैं हमारे, अभी मैंने पॉलीमराइजेशन डिस्कस किया था कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक, और एक प्रोसेस है जिसमें हम पॉलीमर को बनाते हैं, ठीक। ये 2 टाइप का होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पहले वो डिस्कस करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन वर्ड बता रहा है कि हम इसको डायरेक्टली ऐड करते चले जाएंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अगर हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो कंडेंसेशन में हिंदी में कहेंगे संघनन, संघनित होने पे कोई स्मॉल अमाउंट में बाई प्रोडक्ट निकलेगा, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ये तो उसके क्लासिफिकेशन की बात हुई, हमने उसको 4 भागों में तोड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलीमराइजेशन या मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है इसका, ठीक है, जैसे एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए जल्दी से, नेचुरल पॉलीमर क्या है, जो नेचर से मिलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को ब्लेंड करने से या दोनों के यूज से हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाएंगे। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, अगर हम बात करेंगे ब्रांच है या क्रॉस लिंक्ड है। अगर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस, इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, या हम बात करें पॉलीमराइजेशन तो 2 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, वन इज एडिशन एंड अनदर इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन को, हम 1 बाई 1 डिस्प्लेन अभी मैंने किया भी आपको। बेस्ड ऑन ओरिजिन, नेचुरल है जो नेचर देगा, सिंथेटिक जो हम लैब में सिंथेसिस करेंगे, ठीक। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर क्या है, तो नेचर ऑफ मोनोमर कैसा हो सकता है, मे बी होमो हो सकता है, मे बी हेट्रो हो सकता है। तो होमो मीन्स सेम, अगर मोनोमर सेम है, जो एक यूनिट में जुड़े हुए हैं, एक ही जैसे मोनोमर जुड़े हुए हैं, तो होमो पॉलीमर कहलाएंगे, ठीक। इसमें स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है, जहां पे मोनोमर ऑफ दी सेम टाइप। अगर हम हेट्रोपॉलीमर की बात करें या कोपॉलीमराइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे कोपॉलीमर या हेट्रो मतलब डिफरेंट मोनोमर या डिफरेंट यूनिट्स जुड़ी होंगी इसमें, तो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स इसमें जुड़ी होंगी, जिसमें कि भाई हेट्रो भी बोल सकते हैं और कोपॉलीमर भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए लीनियर या ब्रांच्ड, अब इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं हेट्रोपॉलीमराइजेशन को, तो ये लीनियर होता है, ब्रांच्ड होता है, ग्राफ्ट होता है। ग्राफ्ट में 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर। ग्राफ्टिंग आपने की भी होगी, आपने ग्राफ्टिंग में बता दूं आपको, जो गुलाब लगाते हैं तो उसकी कलम लगती है, तो आजकल ग्राफ्टिंग करते क्या है, एक ही प्लांट पे हम डिफरेंट टाइप के गुलाब को उगाते हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग हम कलमें उसी प्लांट में, लाल गुलाब, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब की हम एक मेन जो स्टेम होती है उसमें ग्राफ्ट कर देते हैं, कलम लगाना, तो हमने उसको ग्राफ्ट कर दिया। अब
अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कलर के फ्लावर्स को देंगी। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग भी दो टाइप की, रेगुलर और इरेगुलर दो टाइप की होती है। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पॉलीमर भी दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, अभी मैं डिस्कस करता हूं स्ट्रक्चर के साथ में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। अब उस पॉलीमर का केमिकल नेचर क्या है, अब वो जानते हैं। केमिकल नेचर कैसा है कि जो पॉलीमर की बैकबोन है, जो मेन बैक, जैसे हमारी बैकबोन है जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जिससे हम खड़े हैं, वैसे ही पॉलीमर की भी एक बैकबोन है। अब उसकी बैकबोन पे क्या है, अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर है तो बैकबोन पे क्या होगा, कार्बन एटम होंगे, ठीक है, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया आपका। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन वहां नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक, नो कार्बन एटम इन दी बैकबोन चेन, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन रबर। ये आपके क्या है कि सिलिकॉन रबर, सॉरी, एक साथ है, तो इसको हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अब डिस्कस करते हैं आगे क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर भाई हम नाम कैसे देंगे पर्टिकुलर पॉलीमर का, तो अगर हम बात करें होमोपॉलीमर कैन बी लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। होमोपॉलीमर कैसे भी स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, होमोपॉलीमर कैसे होते हैं, लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं या क्रॉस हो सकते हैं पॉलीमर। स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा गया है, लीनियर गया है। अब यही इस लीनियर स्ट्रक्चर में अगर हमने ब्रांच निकाल दी तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, और अगर यही ब्रांचें दूसरे किसी अदर से जुड़ गई तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस। तो ये लीनियर हमारा बन गया, ये ब्रांच बन गया, और ये वाला हमारा क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां फर्दर देख सकते हैं होमोपॉलीमर मोनोमर्स ऑफ दी, जो मोनोमर है वो सेम है। आप देखें होमो मतलब सेम, तो आप देखें ए ए ए ए ए ये हमारी पॉलीमर की बैकबोन है, देखिएगा, तो ये सेम मोनोमर एक साथ जुड़े हुए हैं, ये होमोपॉलीमर हो गए। अगर हम बात करें कोपॉलीमर की तो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स एक साथ जुड़ेंगी, ये कोपॉलीमराइजेशन हुआ आपका, ठीक। और कोपॉलीमराइजेशन को भी हम अलग से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम कोपॉलीमर, अल्टरनेट कोपॉलीमर और ब्लॉक कोपॉलीमर। अब रैंडम कोपॉलीमर क्या कह रहा है, रैंडम मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है वहां पे, ठीक है, ए बी बी ए बी बी ऐसे करके एक सीक्वेंस बनता चला गया, लेकिन रैंडम है, कोई पर्टिकुलर एक डिफरेंट पैटर्न पे नहीं है कि ए बी ऐसे नहीं है, डिफरेंट एक सीक्वेंस आपका रैंडम है। जैसे ये डबल ए लगा हुआ है, फिर बी ए लगा हुआ है, फिर डबल बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर डबल ए है, एक रैंडम सीक्वेंस हमारा है। तो ये रैंडम कोपॉलीमर, टू और मोर डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स एक साथ जुड़ी होंगी। अल्टरनेट कोपॉलीमर मतलब एक के बाद एक, ए बी, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अल्टरनेट सीक्वेंस हुआ डिफरेंट मोनोमर्स का, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक कोपॉलीमर की। ब्लॉक कोपॉलीमर में क्या होगा, एक तो इसमें एक लंबा सीक्वेंस होगा एक पर्टिकुलर मोनोमर का, हमारा ए करके चला जाएगा, फिर बी जुड़ेगा हमारा लंबे से, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा एक सीक्वेंस हुआ, ए हुआ, फिर ये देखो बी हुआ हमारा, ठीक है, फिर ये ए हुआ, ठीक। तो लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ अ मोनोमर आर फॉलोड बाय ए लार्ज सीक्वेंस ऑफ ए अनदर मोनोमर, ये हमारा ब्लॉक्ड कोपॉलीमर कहलाएगा। तो होमोपॉलीमर को भी हमने क्लासीफाई कर लिया, ठीक, दैट इज रैंडम कोपॉलीमर को हमने रैंडम कोपॉलीमर में, फिर अल्टरनेट कोपॉलीमर में, फिर ब्लॉक कोपॉलीमर में। ग्राफ्टिंग मैंने बताई आपको कि हम कलम लगाएंगे, ठीक है, हम क्या लगा रहे हैं, कलम लगा रहे हैं, ठीक है। देखो ये मेन हमारी यूनिट थी, इस पर हमने क्या किया, कलमें लगा दी, ठीक है, ये ग्राफ्टिंग कर दी। चेन मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर विथ ब्रांचेस ऑफ अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट कोपॉलीमर। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेक्टिसिटी की। टेक्टिसिटी क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ अ मोनोमरिक यूनिट इन अ पॉलीमर टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली और डिसऑर्डरली फैशन with respect to main chain. The difference in configuration affect their physical properties. तो ये बेसिकली अरेंजमेंट है कि कहाँ लगे हुए हैं ग्रुप्स, ठीक। अगर हम बात करें आइसोटेक्टिक की, तो आइसोटेक्टिक हमारी पोजीशन है हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन। हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हमारा जो मोनोमर होगा या हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो
सेम साइड होगा, सेम साइड होगा और एक तरफ होगा चेन में, दैट इज कॉल्ड आइसोटैक्टिक। हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इसको, आइसोटैक्टिक। सेम साइड में हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, ये कहलाएगा हमारा आइसोटैक्टिक। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कि ऑक्यूपाई करेगा अल्टरनेट पोजीशन, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब देखो यहां पे देखो हमारा जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये अल्टरनेट पोजीशन पे है अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप ऑक्यूपाई अल्टरनेटिंग पोजीशन, दैट इज कॉल्ड सिंडियोटैक्टिक। अगर हम बात करते हैं एटैक्टिक की, अभी मैंने आपको बताया आइसोटैक्टिक, इससे पहले जो फंक्शनल ग्रुप लगेंगे वो सेम साइड लगेंगे। ठीक है, ये ओरिएंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का। अब बात करें सिंडियोटैक्टिक की, तो ये रिपीटिंग होंगे, अल्टरनेट होंगे और सेम साइड होंगे और अल्टरनेट लगेंगे, आपके अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, दैट इज कॉल्ड सिंडियोटैक्टिक। हम बात करें एटैक्टिक की, तो फंक्शनल ग्रुप अरेंज इन रैंडम मैनर। ठीक, रैंडम मैनर में अगर अरेंज है मतलब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी लगे हुए हैं, देखते जाएं, यहाँ पे 2 छोड़ के, यहाँ पे 1 पे छोड़ के था। ठीक, तो ये हमारा कहलाएगा एटैक्टिक। तो ये तो हमारा हो गया हमारा टेक्टिसिटी का पोर्शन। 3 टाइप के टेक्टिसिटी, पहला मैंने बताया आइसोटैक्टिक, दूसरा है हमारा सिंडियोटैक्टिक और तीसरा है हमारा एटैक्टिक। ठीक, अगर हम बात करें बेसिकली टेक्टिसिटी हमारी एक रेगुलर ज्योमेट्री है, एक पैटर्न है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल का कैसा अरेंजमेंट है, सेम साइड है जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम साइड है आइसोटैक्टिक, डिफरेंट साइड है यानी और अल्टरनेट पोजीशन पे है तो सिंडियोटैक्टिक, और अगर यही हमारा रैंडम है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटैक्टिक। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो पॉलीप्रोपिलीन इज अ गुमी सॉलिड, वाइल आइसोटैक्टिक बेसिकली तुम्हारा वर्जन है इज हाईली क्रिस्टलाइन एंड टफ होता है, समझना। और यही आपका पूछते हैं स्टीरियो रेगुलर और स्टीरियो इर्रेगुलर। स्टीरियो रेगुलर आपका क्या है, जो हमारा आइसोटैक्टिक टेक्टिसिटी है जिसमें कि एक साइड में लगा है वो हमारा स्टीरियो रेगुलर है, और जो हमारा रैंडम है या हमारा अल्टरनेट जो लगा हुआ है एटैक्टिक, ये हमारा कहलाता है स्टीरियो इर्रेगुलर पॉलीमर। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल आपको बता दिया पॉलीप्रोपिलीन, तो आप सब लिख सकते हैं कि राइट दी स्टीरियो रेगुलर एग्जांपल ऑफ स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, तो आप पॉलीप्रोपिलीन को दे सकते हैं। थैंक यू।